नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, चर्चा द ट्रुथ। आइए आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हैं तो दुनिया भर में इसे कैसे देखा जाना चाहिए, भारत के नागरिकों को इसे कैसे लेना चाहिए और आरएसएस का प्रभाव जो भारत की केंद्र सरकार पर दिखता है इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। और इसलिए हमारे साथ आज जुड़ चुकी है मीनू जैन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस की कार्यशैली के साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस के संबंध हैं और इसका जो व्यापक प्रभाव है उसको भी गहराई से समझती है। ये स्वागत कर लेते हैं मीनू जैन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं चर्चा द ट्रुथ के इस मंच पर। जी मैम, आरएसएस की तारीफ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इसकी अपेक्षा क्या की जा सकती थी? क्या ऐसा किसी भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जब भाषण राष्ट्र के नाम पर दिया तो इस तरह के शब्दों का कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और इसका जो समाज में कंट्रीब्यूशन है इसका कोई जो है जोड़ नहीं है, ये जो जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है कि ये गोल्डन चैप्टर इन इंडियाज़ हिस्ट्री और उसके बाद व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और बहुत सारी बातें उन्होंने आरएसएस के लिए की हैं, इस पर पहले तो आपकी एक टिप्पणी। जी नेहा जी, कल प्रधानमंत्री ने आरएसएस के बारे में जो भी कुछ लाल किले के प्राचीर से कहा, वो एक बहुत दुखद प्रसंग है इस देश के इतिहास में। दुखद इसलिए है कि लाल किले पे भाषण करने से पहले सुबह प्रधानमंत्री राजघाट पर बापू की समाधि पर गए थे और इतिहास गवाह है कि बापू की हत्या में जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसको भी संदिग्ध माना गया था। और उसके बाद देश के गृह मंत्री सरदार पटेल, उनके आदेशों से इस संघ के ऊपर, हम इसको आरएसएस के बजाय संघ ही बोलेंगे अपने बातचीत में, तो दर्शक कृपया उसी हिसाब से समझे इसको। जी जी। तो संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद जो जो नई उसके बाद भी जो उसके बाद 2 बार और प्रतिबंध लगाया गया आजाद भारत के इतिहास में भी संघ के ऊपर। लेकिन उसको प्रतिबंधों के बाद अगर आप अलग छोड़ दें तो ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक है जिसने आजादी के बाद जो तिरंगा, जो हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज एक्सेप्ट किया गया, उसको मानने से इनकार कर दिया था कि तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज नहीं हो सकता, 3 रंग अशुभ होते हैं और वैसे भी हमारा राष्ट्र ध्वज भगवा होगा, भगवा रंग का होना चाहिए। उन्होंने उस चीज को माना नहीं था और इसी वजह से आजादी के 52 साल तक उन्होंने अपने मुख्यालय पे नागपुर में कभी राष्ट्र ध्वज फहराया नहीं। 2002 में आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र ध्वज फहराया। तो ऐसे संगठन को कि जिसका आजादी के दौरान में और आजादी के बाद भी इस तरीके का एक हिंसक इतिहास रहा हो और जो देश के संविधान को या तिरंगे को नकारने वाला संगठन हो, उसकी तारीफें करना लाल किले के प्राचीर से, तो ये देश का जो आवाम है वो एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा। जी जी, तो आपने कहा कि ये जो है ये बिल्कुल ही अनुचित है और कहीं ना कहीं भारत के जो सम्मान है, राष्ट्र सम्मान है, उसके लिए ये गलत हो गया। तो और इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब तक तो उन्होंने ये 12वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण किया लाल किले की प्राचीर से, तब तो उन्होंने आरएसएस की ऐसी तारीफ नहीं की कि ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा एनजीओ है। अब क्यों कर रहे हैं? जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो इसी उपलक्ष्य में माने भारत के लोग, क्योंकि आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे कर लिए अपनी स्थापना के, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जो भी बोलते हैं उसके कई पहलू हैं और कुछ ये भी इशारा करते हैं कि वो 75 वर्ष के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो है राजनीतिक भविष्य को भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, 100 वर्ष की बात मैंने आपकी मानी, लेकिन जिसको प्रधानमंत्री एनजीओ बता रहे थे, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि जो कि सरकारी संगठन नहीं है, मतलब एक प्राइवेट संगठन है जो सेवा के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत के जो कानून है उसके हिसाब से किसी भी एनजीओ को
खुद को सरकार का जो सरकार द्वारा स्थापित एक कमिश्नरेट है वहां पे उनको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो जी। आज 100 साल हो गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फंडिंग कहाँ से आती है किसी को कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई खाते नहीं रखता है, कोई अकाउंट्स नहीं रखता है, अपने फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर होता है और इनकम का वो कोई अकाउंट नहीं रखता है। तो ऐसा एनजीओ जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अकाउंट्स का कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है, ऐसे संगठन से प्रधानमंत्री खुद आते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री इसी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले, और जी। उससे भी पहले मुख्यमंत्री जब वो बने गुजरात के, तो तब भी वो आरएसएस के प्रचारक थे और वहीं से सीधे यहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। जी। आपकी निष्ठा संघ के प्रति हो सकती है प्रधानमंत्री की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्राइवेट रखें। आप जो 15 अगस्त को एक सरकारी प्रोग्राम है, देश का सबसे बड़ा, जिस दिन आजादी मिली, देश की अस्मिता, देश की संप्रभुता का प्रोग्राम है, और उसमें आप एक ऐसे विवादास्पद संगठन के बारे में का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो ये बात गले नहीं उतरती। आपने जो बहुत ही सही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि क्या राजनीतिक मायने हैं कि जो प्रधानमंत्री 12 साल तक तो बोले नहीं और आज बोल रहे हैं, तो क्या कारण है इसका कि आज बोल रहे हैं? देखिए, ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री हालांकि संघ की ही पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से धीरे धीरे संघ के साथ इनके रिश्ते थोड़ा दूरी बनती चली गई। और इस दूरी का एक प्रमाण आप पिछले लोकसभा चुनावों में भी आया, जब भाजपा के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने खुलेआम कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता है भारतीय राजनीति में, भाजपा की तरफ से जो चुनाव लड़ता है उसमें जो मतदान का जो मैनेजमेंट और प्रचार का मैनेजमेंट बहुत कुछ आरएसएस के हाथ में रहता है, और वो एक बहुत बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की जीत की, क्योंकि संघ की मशीनरी उनको सपोर्ट करती है। जी। तो वो जो नड्डा का बयान था वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था इस देश की और हिस्ट्री में, और संघ और भाजपा के संबंधों की हिस्ट्री में। उसके बाद से बताया जाता है कि संघ और मोदी के बीच में लगातार दूरी बढ़ती ही जा रही है। दूरी उससे पहले भी थी, क्योंकि 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री कभी भी नागपुर कार्यालय नहीं गए थे। अभी गए वो पिछले दिनों, इसी साल नागपुर कार्यालय में वो गए। कार्यालय वहां उन्होंने जो उनके आइकन्स हैं उनका उन्होंने माल्यार्पण वगैरह किया। लेकिन अब जो माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का जो मसला है, उसको लेके बहुत बड़ी खींचतान संघ और भाजपा के बीच में चल रही है। संघ और मोदी के बीच में कहा जा सकता है। मोदी अपनी पसंद का व्यक्ति जो है भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन संघ का मानना है कि उनकी पसंद का और संघ की पृष्ठभूमि का, मतलब संघ का सदस्य होना चाहिए व्यक्ति, उसी को आप भाजपा का अध्यक्ष बनाएंगे। जी हाँ। और ये चीज अभी जो जगदीप धनखड़ का जो प्रसंग हुआ है उपराष्ट्रपति का, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं थे, बाहर से आए थे, तो उनका जो एक बिटर बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद से तो ये धारणा और प्रबल हो गई है संघ के बीच में कि भाजपा के जिम्मेदार पदों के ऊपर और सरकार के जिम्मेदार पदों के ऊपर संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति बैठने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी की सरकार में भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत सारे कांग्रेसी बैकग्राउंड के लोग हैं वहां पे जो जिम्मेदार पदों पे और मंत्री बने हुए हैं। और अब जो अध्यक्ष पद को लेके जो खींचतान जो चल रही है, 2.5 साल हो गए हैं नड्डा जी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी अध्यक्ष तय नहीं हुआ है। तो ये बताता है कि संघ जो है मोदी को दबाव बनाए हुए हैं, और दूसरे मोदी 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, 75 इयर्स उनके कंप्लीट होने वाले हैं सितंबर में। तो इसका जी आप अपनी बात पूरी करें। उनका ये कहना है कि संघ ने जो एक निर्धारित किया है नियम कि जो भी कोई भी नेता होगा वो 75 वर्ष की उम्र पूरा करने पे अपना पद छोड़ देगा, जैसा कि अडवाणी, अटल जी और मुरली मनोहर जोशी, सबको इसी वजह से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। तो अब मोदी जी का वो समय आ रहा है। तो अब मोदी जी जो है, शायद ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि संघ को खुश करने के लिए, फ्लैटरी
उनको थोड़ा सा खुश करने उनका के ईगो लिए या मसाज। फिर इस ताकत की खींचतान में खुद को झुकाने पर भी जो है उससे गुरेज नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर ये ताकत की ही खींचतान है तो फिर पीएम मोदी का आरएसएस के प्रति इतना प्यार, अपार स्नेह जो दिखा है लाल किले की प्राचीर से, इसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो झुकने को भी तैयार हैं या फिर वो इनिशिएट करने को तैयार हैं कि हम जो हैं आपका ही एक हिस्सा हैं और ये ताकत की खींचतान जो है ये बहुत गंभीर बिंदु नहीं है जिसे कि मिल बैठकर बातचीत कर कर इसे सुलझाया ना जा सके। एक ब्रेक लूंगी मैं मीनू मैम, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और आरएसएस और बीजेपी जब दोनों ही संगठनों की बात होती है, राजनीतिक दल है और एक खुद को जो है राष्ट्र निर्माण के लिए जिम्मेदार एक अघोषित और अनरजिस्टर्ड एनजीओ, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, लेकिन अगर ये एनजीओ है और जो उसके क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ है, वो उसके दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक क्यों नहीं है, जो मीनू मैम ने यहाँ पर बातचीत उठाई है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। चर्चा द ट्रूथ देख रहे हैं आप और हमारे साथ मीनू जैन जुड़ी हुई हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भारत की राजनीति को, बीजेपी आरएसएस की राजनीति और एक्टिविटीज़ को काफ़ी गहराई से समझती हैं। मीनू मैम, अगर हमें बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को समझना है तो एक सवाल जिसका उत्तर मैं ज़रूर लेना चाहूँगी आपसे कि अगर हम 11 सालों की ये जर्नी देखें, सफ़र देखें, बीजेपी की लीडरशिप में केंद्र में सरकार बनी हुई है, तो इन 11 सालों में आप बीजेपी को एक राजनीतिक दल के रूप में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसे आप संघ कह रही हैं, उसे एक संगठन के रूप में कैसे देखती हैं? दोनों ही पैरेलल तरीके से उन्होंने अपनी ताकत में, अपने जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा खुद को स्टैब्लिश और स्ट्रॉन्ग किया है, या फिर ये जो बैलेंस आप देख रही हैं कि आपने खुद कहा कि ये ताकत की खींचतान है, कहीं ना कहीं 19-20 है, उसीलिए एक दूसरे से नाराज़ है। हालांकि राम माधव का मैं जिक्र करूंगी, आज ही एक ताज़ा उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है कि कहीं कोई जो है मनमुटाव नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपसे समझना कि बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में कितना मजबूत आप देख पा रही हैं और आरएसएस को आप कितना मजबूत देख पा रही हैं? जी देखिए, आरएसएस और बीजेपी, मैं दोनों के बारे में ये तो कहूंगी कि बहुत ज्यादा अनुशासित संगठन है, अनुशासित संगठन, डिसिप्लिन्ड है जी। मतलब पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर या संघ के अनुशासन से बाहर लोग जनरली ना तो बात करते हैं और ना ही आचरण करते हैं। लेकिन इन दोनों ही बातों में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बहुत कुछ फर्क आया है। अभी जो 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 संघ को पुराने जानने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि संघ के जो प्रचारक होते थे, सदस्य होते थे, वो बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे, रोटी किसी जहां भी गए उन्हीं के घर में खा लिया, वहीं सो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो 5 सितारा 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, लग्जरी कारों में घूमते हैं। अब वो घरों में रुकना और 2 रोटी खा लेना कहीं से भी मांग कर भी, ये उनका कमिटमेंट का लेवल था, वो अभी समाप्त हो चुका है संघ के बीच में। और भाजपा के बीच में तो आप पता ही है कि किस तरीके के 5 स्टार ऑफिसेस पूरे इंडिया के अंदर बन गए हैं। तो और वहां पे भी तो इन 11 सालों में आप कह रही हैं कि रिसोर्सेज दोनों ही जगह पे भरपूर आए? भरपूर। वो अगेन वही आती है पैसे की बात। जैसे इवन संघ के भी जो आरएसएस है उसके भी पूरे इंडिया के अंदर एक से एक भव्य, जिसको कहते हैं, वो ऐसे कार्यालय बन गए हैं जो संघ बिल्कुल सामान्य सा, बिल्कुल साधारण सादगी को जीने वाले जो संघ के माना जाता था, वहां अब लग्जरी ने उसकी जगह ले ली है। तो जानकार लोग ये भी कहते हैं कि जब इस तरह के संगठनों में सादगी के बजाय लग्जरी का पदार्पण हो जाता है तो ये समझिए कि उम्र कम हो गई है अब उसकी, किसी भी संगठन की। ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन शायद यही सादगी थी और यही कमिटमेंट था अपने संगठन के प्रति कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, कोई किसी तरह की फंडिंग का कोई सोर्स उसका मालूम नहीं है किसी को। उसके बावजूद भी 100 साल पूरे किए। किसी भी संगठन के जीवन में 100 साल की उम्र पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो डेफिनेटली संघ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भाजपा की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि संघ ने बैन लगने के पश्चात जनसंघ के तौर पे अपना राजनीति शुरू की थी।
फिर सन 77 में जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने अपना विलय किया, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल मेंबरशिप के क्वेश्चन पे उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। उसके जी। बाद से सरकार गिर गई थी। वहीं से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था 1980 में। जी। तो जी। वहां से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और वहीं से उसके चरित्र में भी बदलाव आने लगा। और जी। आज जो आप देख रहे हैं, आप मोदी जी का खुद का ही लाइफस्टाइल देख लीजिए। वो प्रचारक के तौर पे ये वही मोदी जी हैं जो 2 जोड़ी कपड़े और रोटी और कहीं भी सो जाना और कहीं भी बैठ के चाय पी लेने वाले प्रधानमंत्री। आज वो सारा विदेशी ब्रांड की घड़ियां, विदेशी ब्रांड के पेन और शॉल्स और सूट्स पहन के घूमते हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि कितना जो पार्टी की जो आचरण है, जो रहन सहन, जो जीवन शैली है, उसमें कितना भारी परिवर्तन आया है। अब ये कहाँ ले जाएगा परिवर्तन? क्योंकि उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि संघ से कमिटमेंट या पार्टी के आइडियोलॉजी से कमिटमेंट नहीं है जिनका, उनको पार्टी में ले लिया जाए। लेकिन अब आप देखेंगे लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी है, वो आ जाइए, पार्टी में आ जाइए, इवन वो कितना भी भ्रष्टाचारी हो। पार्टी, भाजपा पार्टी को तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी कहा जाता था कि भ्रष्टाचार तो है ही, हो ही नहीं सकता, जो जी। भ्रष्टाचारी है वो तो इसका सदस्य हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आप देखेंगे कि दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बनी हुई है भाजपा, जिस भी बिल्कुल। पार्टी का। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस इसमें आया। और एक आपने कहा कि दस्तावेज जगजाहिर होने चाहिए। देखिए, संघ के रजिस्ट्रेशन के कोई दस्तावेज नहीं है, संघ रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका एक इंटरेस्टिंग बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि संघ आरएसएस के नाम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। तो नागपुर के ही कुछ लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई और उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रख दिया और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। जी। अब जो रजिस्ट्रेशन करने वाले कमिश्नर साहब थे, उनके सामने बड़ी परेशानी आ गई, धर्म संकट आ गया। तो 10 साल बाद, 10 साल के झगड़े के बाद, करीब पिछले 2 साल पहले उस संगठन ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से। तो जी। ये बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड संगठन है ही नहीं। दस्तावेज तो कहां से आएंगे? तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि सबसे बड़ा एनजीओ है, तो सब कम से कम पहले इस काम की शुरुआत अब बेशक कर दी जानी चाहिए। आप अपेक्षा करती हैं कि अब शायद ऐसा कुछ हम उम्मीद लगाएं कि भविष्य में ऐसा कुछ किया जाएगा? देखिए, क्या होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है। जी। वो जी। राजनीतिक संगठन बताते ही नहीं, बोले हमें तो कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस देश की राजनीति वर्तमान में सब जगह महत्वपूर्ण पदों पे संघ के लोग विराजमान हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। एक, जी। क्योंकि आप एनजीओ खुद कराने चाहिए रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से होगा नहीं। कम से कम 1000 तरीके के आपको कागज और सूचनाएं देनी होंगी। तो वो जो ये संगठन है ये देना नहीं चाहता है। इनफैक्ट तो ये केस स्टडी है कि बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी कागज के, किसी अकाउंट बुक्स के, और एक संगठन 100 साल से चल रहा है, तो ऐसी क्या उनका मैकेनाइजेशन है, क्या टेक्निक है उनके पास जो अभी तक चल रही है? ये एक सीखने वाली बात। जी। तो कोर इशू में आते हैं मीनू मैम। वैसे एक सवाल मेरे मन में आए, जिज्ञासा पैदा हुई थी जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहन सहन और जीवन शैली पर टिप्पणी की थी। तो मैं समझना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, वो भी कोशिश पूरी करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू लीडर हूँ, और लेकिन जब उनकी हम जीवन शैली देखते हैं तो इसमें एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगी आपकी। उसके बाद मैं कोर इशू जो है बीजेपी और आरएसएस दोनों का, हिंदू, उस पर आऊँगी मैं। पहले योगी आदित्यनाथ जी। जी, देखिए, नंबर 1 तो योगी आदित्यनाथ जो है वो संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उनका कभी कोई संघ से वास्ता नहीं रहा है। वो एक मठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जी। उसके जी। महंत हैं। और गोरखनाथ पीठ, देखिए, सरप्राइजिंगली जो गोरखनाथ पीठ की जो आइडियोलॉजी है वो सर्वधर्म समभाव की है। और बहुत आजादी के जमाने के बहुत समय बाद तक भी वहां पर मुस्लिम जोगी भी हुआ करते थे जो उस मठ में रहते थे। तो वहां पे सभी धर्मों के लोगों का समावेश है। लेकिन इनके जो गुरु थे योगी आदित्यनाथ के, उनके समय से इसमें रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। जब से राम मंदिर का प्रसंग समझ लीजिए 1949 से, उसके बाद से रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ और उसके बाद वो ओनली फॉर हिंदूज हो गया।
तो अब जो ओनली फॉर हिंदूज हो गया, तो उसमें जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उन्होंने तो पूरे ही वो कट्टर, इस टाइम तो कहते हैं कि जो फेस है हिंदुत्व का वो असल में योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो जी जी। ये एक बड़ा भारी फर्क है। तो योगी आदित्यनाथ संघ ही नहीं है, संघ की पृष्ठभूमि से नहीं है। जी उनकी एक हिंदू वाहिनी करके एक संस्था थी, जी जी वो चलाते थे वो। बाद जी। में उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया था। दूसरी बात, सादगी की बात तो ये है कि वेश साधु का है, अदरवाइज तो घड़ियां वड़ियां भी वो भी विदेशी ही पहनते हैं, योगी जी भी जी। उनकी भी तो वो उनके शौक उनको भी वही है। और आजकल तो सभी साधु संतों का ही आप देखेंगे महंगे शौक रखते हैं। वो और कहते हैं महंगी महंगी भाई गाड़ियों में उनको जो है घूमते हैं। सफ़र करते हुए और यात्रा करते हुए देखा जाता है। और जी और भी बहुत विवाद जुड़ते रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी इससे पहले कि मैं जो हिंदू एक बड़ा मुद्दा आरएसएस और बीजेपी का है वो समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक से लौटते हैं चर्चा द ट्रूथ के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मीनू जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू मैम, प्रधानमंत्री आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश में है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो उनकी मनपसंद चेहरे को बनाया जाए, लेकिन आरएसएस इसके लिए सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं ताकत का जो है ये खेल है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनमर्जी नहीं कर सकते, बेशक बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की बात हो। ऐसे में क्या आरएसएस और हिंदू जो है, आप देख रहे हैं कि ये प्रभाव लगातार मजबूत हुआ है। और एक बात तो ये भी आ रही है कि आरएसएस का मतलब हिंदू संगठन, हिंदू सुरक्षा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को जो है आगे बढ़ाना है या फिर इसको मजबूती देना है, इस तरीके से। जी जी। देखिए, अभी आपने कहा कि मोदी जी, आप शायद आप कहने का मतलब ये है कि मोदी जी क्या सरवाइव कर पाएंगे संघ के सपोर्ट के बगैर, या जी जी अगर रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। जी जी तो देखिए, मेरा जैसा मानना है, मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी करीब 25 वर्ष हो चुके हैं लगातार सत्ता में हैं, पहले मुख्यमंत्री के तौर पे और अब प्रधानमंत्री के तौर पे। और भाजपा पार्टी इस वक्त रिचेस्ट पार्टी है इंडिया की। जो भी उनको आज तक भी जो चंदा मिलता है या आमदनी के और भी साधन है, और क्योंकि सत्ता में है, तो आप जान सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी रिच हो जाती जी। है सत्ता में आने के साथ ही। तो उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, और मोदी जी ने अपनी एक पैरेलल सेना जिसको कहते हैं खड़ी कर ली है, जो कि पेड है, वो पैसा लेके काम करती है। जो इनके प्रवक्ता वगैरह आते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबको पैसा दिया जाता है बाकायदा। तो वो कौन देता है? पार्टी देती है। तो उनके पास अपनी जो बात कहने के लिए सोशल मीडिया पे आर्मी है पूरी, उनकी ट्रोल के लिए की भी आर्मी है और अदरवाइज भी आर्मी है। तो उनके पास क्योंकि संसाधन है, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है उनकी कमी नहीं है। तो अगर संघ हाथ खींच भी लेता है तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को उतना डैमेज होगा। हाँ, हिंदुत्व का अगर जो मोदी जी का जो पकड़ है। प्लैंक है, जी जी मोदी जी का जो हिंदुत्व का प्लैंक है, उसको क्योंकि आरएसएस और उसके जो अनुषांगिक संगठन है, आई गेस सो 32 हैं टोटल, छोटे छोटे संगठन जैसे वनवासी कल्याण परिषद और स्वदेशी मंच, बजरंग दल, ये बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। जी उनके जरिए हिंदुत्व की भट्टी में ईंधन डाला जाता है लगातार। जी वो हिंदुत्व की आग को सिलगाते रहते हैं। तो ये अगर संघ हाथ खींच लेता है तो हिंदुत्व की आग उसी तरीके से प्रज्वलित रहेगी क्या, जैसे कि आज लोगों के दिमाग में हिंदुत्व का जो जुनून सवार है। जी ये जी एक सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी स्थिति आए तो इसका आकलन तभी हो सकता है। अभी तो कहा नहीं जा सकता कि अगर इनका अलग अलग कोई अपनी अपनी रास्ते पकड़ ले तो क्या स्थिति बनेगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी देखिए, दो बात हो सकती है। या तो मोदी जी अपनी जो पेड आर्मी है उसके जरिए सरवाइव कर जाएं, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे संघ के लोग बैठे हुए हैं, मंत्री भी और संस्थाओं में भी, जो जी 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 गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी, यूनिवर्सिटीज में भी। तो अगर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, पता चला कि बीजेपी में ही दो फाड़ हो गए, एक फाड़ जो है मोदी जी के साथ चला गया और एक संघ के साथ चला गया, तो वो भी एक सोचने वाली स्थिति होगी। जी ये देखिए, स्थिति पैदा होगी
उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन मुझे आशंका लगती है कि ऐसा हो सकता है अगर ज्यादा खींचतान चलती रही तो। मीनू मैम, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों का सामना कर रहे हैं। क्या ये भी इस पूरे सिनेरियो को ऐड ऑन नहीं करता कि आरएसएस जो है अपनी जो ताकत है वो थोड़ा और इसको विस्तार से रखे बीजेपी के सामने, और हम जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी आरएसएस के एक मशहूर चेहरे या फिर दमदार चेहरे को देख सकते हैं? कुछ ऐसी उम्मीद लगानी चाहिए। देखिए, मोदी जी जो है, आपने सही कहा, बहुत ही सबसे कठिन फेज, इतना अनकंफर्टेबल, इतना वीक मोदी कभी नहीं रहे अपने थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल कैरियर। जी। आज जो है मोदी जी सबसे पहले तो इंटरनेशनल दबाव में है, बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल दबाव है, और अमेरिका की तरफ से, जिस अमेरिका को और जिस ट्रम्प को वो अपना माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते थे, वो आज उनका दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। और लगातार उसकी दुश्मनी से ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पर्सनल नुकसान पहुंच रहा है, पर्सनल तो खाली छवि का नुकसान पहुंच रहा है कि उनके जो अनभक्त थे उनको अब लगता है कि मोदी जी महामानव नहीं है और कोई नहीं पूछता इनको दुनिया में। कोई पूछता होता तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी होती, तो जी। विश्व गुरु तो नहीं है। तो जी। सबसे पहला तो एक ये छवि को नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रम्प के विरोध से जो इस देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने वाला है, और शुरू हो चुका है पहुंचना, क्योंकि जिस तरीके से 50% टैरिफ ट्रम्प ने लगा दिया है, तो उससे इस देश के एमएसएमई, बड़ी इंडस्ट्री को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो नुकसान में आएंगी ही। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। आपकी अपैरल इंडस्ट्री ले लीजिए, आपकी फार्मा इंडस्ट्री ले लीजिए, तो जी। इन सबको नुकसान पहुंचने वाली वहां पे पहुंचेगा। तो एक तो इंटरनेशनल प्रेशर में, दूसरे संघ के साथ जो लगातार खींचतान चल रही है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज कल मोदी जी ने जो कहा है संघ की तारीफ में, अब क्योंकि जैसा बताया जाता है कि संघ के लोग बड़े रियलिस्टिक लोग होते हैं, वो इस तरह की जो मोमेंट्री, जो इस तरह की फ्लैटरी या उसके चक्कर में नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग व्यक्ति पूजा के अगेंस्ट हैं, उनके लिए संगठन सर्वोपरि माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने जो व्यक्ति ऊपर बना दिया है कि मी, माय और आय, तो माई वो सेल्फ। वाली चीज जो है संघ में पसंद नहीं की जाती है। तो वो ये हो सकता है कि दूसरा प्रेशर ये है उनके ऊपर। तीसरा प्रेशर विपक्ष का, इस टाइम विपक्ष जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको लेके पूरी तरह से हमलावर है मोदी जी के ऊपर। जी। जी। तो ऐसी स्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आई, हर वक्त उन्होंने निर्द्वंद और एक छत्र राज किया है। जी। तो आज देखते हैं सरेंडर करते हैं मोदी या टूट जाते हैं। जी। जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, इससे पहले कि कुछ और सवाल मैं आपके सामने रखूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा द ट्रूथ में लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का, और हम इस अंक में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सामने रखी है आरएसएस की छवि को और तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, इससे आरएसएस के जो प्रमुख हैं या फिर जो अहम चेहरे हैं वो कितने खुश हो जाएंगे, या फिर वो जो चाहते हैं कि सरकार से जिस तरीके का उनको समर्थन मिले वो मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। मीनू मैम, मैं हिंदुत्व को लेकर एक थोड़ा सा ये भी समझना चाहती हूँ कि लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करने की और इसके विस्तार करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त आप आरएसएस को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगर कुछ ये इस तरह के इम्प्लीकेशन है कि पीएम मोदी थोड़े से बेंड कर रहे हैं क्योंकि अपनी राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को और बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में? आरएसएस का प्रभाव और बढ़ेगा? आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझिए कि आरएसएस का प्रभाव ड्रास्टिकली डाउन जाएगा। फिर उसके बाद मोदी की ही चलेगी, मोदी ही मोदी होंगे यत्र तत्र सर्वत्र, वो उसके बात कहने की बात ही नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आरएसएस अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो जाती है तो मोदी जी की जो बिसात बिछाई हुई है, मोदी शाह का जो जिस तरीके से उन्होंने मोहरे फिट कर रखे हैं और अपनी शतरंज की चालें बिछाई हुई हैं, वो सारी बाजी उलट जाएगी। क्योंकि जो संघ का की पसंद का अध्यक्ष आएगा वो अपनी पसंद से सारे संगठन को उलट पुलट कर देगा। अभी तो मोदी और शाह की पसंद के लोग बैठे हुए हैं संगठन में, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो पार्टी का क्या होगा,
सरकार के ऊपर उनकी पकड़ कितनी मजबूत रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। मतलब आप ये समझिए कि शायद फिर मोदी जी ना रहें, हो सकता है कि इस्तीफा दे ही दे उन हालातों में, अगर संघ की पसंद का व्यक्ति उसके ऊपर काबिज हो गया। जी मेरा मानना ऐसा है जी। जी। तो फिर क्या हम ये भी देखेंगे कि बहुत तेज़ी से जो है घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और एक बात मैं ये भी समझ लेती हूँ आपसे कि अगर आरएसएस का प्रभुत्व बढ़ गया तो जातिगत सर्वे कराने की बात केंद्र सरकार ने करी है। जी 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 बिल्कुल, बहुत जी। बहुत तो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। तो जी हो सकता है कि सरकार वापस कदम खींच ले, क्योंकि अभी कुछ उन्होंने केवल घोषणा ही घोषणा कर दी है। जाति जनगणना कराना संघ की जो कोर आइडियोलॉजी है, जो आप समझ रही हैं जिस बात जो कोर आइडियोलॉजी है, वो जाति की बात करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सभी हिंदू एक रहें। मतलब वो कहते हैं कि जो दलित है वो दलित का काम करता रहे, व्यापारी व्यापारी का काम करे, शूद्र शूद्र का काम करे, जी ब्राह्मण सबसे ऊपर रहे व्यवस्था में। जी और जी। इसको वो सामाजिक समरसता का नाम देते हैं। लेकिन जाति जनगणना बात करती है सामाजिक न्याय की। मतलब सबको बराबर न्याय, सबको देश के संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी जी मिलनी चाहिए। वो संघ जो है वो नहीं चाहता। संघ का कहना है कि नहीं, समरसता रहे, कि जो जहां है, जो शूद्र है वो शूद्र रहे, दलित दलित रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे। उनको बराबर बैठने की जरूरत नहीं है, और ना बैठ सकते वो कभी, कि ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर ही रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर जाति जनगणना की इन ऑल प्रोबेबिलिटी जाति जनगणना का जो आदेश है उसको वापस भी खींचा जा सकता है। या फिर वो अपने तरीके से इसके मानदंड तैयार कर सकते हैं, इसके पैरामीटर्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार में भी एक जातिगत सर्वे हुआ है और तेलंगाना में भी एक जातिगत सर्वे हुआ है, लेकिन जो आइडियल मॉडल है वो तेलंगाना का वो रिकमेंड करते हैं। जी जी हाँ, देखिए जातिगत जनगणना तो दोनों जगह हुई है। बस ये है कि तेलंगाना में उसको और ज्यादा डिटेलिंग ज्यादा है उसमें। उससे जो है उसमें ऑटोमेटिकली जो क्रीमी लेयर कह सकते हैं या नॉन जी क्रीमी लेयर, उनका तेलंगाना में साफ साफ आंकड़ा सामने आ जाता है, जो कि बिहार में नहीं आ पाया, जी क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से फॉर्मेट अलग अलग था उनका। तो यहाँ पे जो है जातियों की भी उप जातियां हैं, जो तेलंगाना वालों ने उसका भी बहुत डिटेल में गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच सोच समझ के जनगणना कराई, और बिहार वालों ने थोड़ा जल्दबाजी में कि ठीक है सरकार ठहरनी चाहिए, इसके लिए हम जाति जनगणना का ऐलान कर देते हैं। और हुई भी जाति जनगणना, लेकिन उसका फायदा भी रहा। उससे पता चला कि अरे बिहार तो ओबीसी का देश राज्य है, दलितों का राज्य है, और कब्जा कौन करे बैठे हैं। तो वो जी चीज है, संसाधनों के ऊपर कब्जा कहीं किन्हीं और लोगों का है। हालांकि बिहार में काफी समय से ये सामाजिक न्याय की पार्टियां ही सत्ता में हैं। ये बात और है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गलबहियां करे बैठे हैं, जिसका कि उनकी जो सामाजिक न्याय की पार्टियां और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, उनका कहीं कोई मैच नहीं है जाति जनगणना या सामाजिक न्याय को लेके। लेकिन उसके बावजूद भी अगेन कहते हैं ना, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, तो वो वाली स्थिति है। तो वो जी एक साथ रह रहे हैं। जी तो ये बिल्कुल। मेरा जब जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो सबसे पहले जो है राष्ट्र भावना की बात आती है। और जब स्वतंत्रता दिवस हो या फिर रिपब्लिक डे है, इन सब अवसरों पर हम अपने जो बड़े नेता हैं, जो सम्मानित नेता हैं, उनके योगदान को जो है याद करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि आरएसएस की तारीफ, सावरकर की बात को ऐसे रखा गया जैसे कि उनको कहीं ना कहीं उनसे ऊपर रखा जा रहा है। और इसमें मैं नाम लूँगी, अंबेडकर साहब हैं और सरदार पटेल हैं, और जवाहरलाल नेहरू का तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बीजेपी भी गुणगान करती है। लेकिन उससे भी ऊपर अगर सावरकर को रखा जा रहा है, तो इसे आप कैसे देख रही हैं कि आरएसएस को और ज़्यादा जो है सरकार की तरफ से समर्थन, और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लेजिटिमाइज किया जाए उनके जो भी उनकी क्रिटिसिज्म में हुई है बातें, निंदा की गई है या फिर आलोचनाएं हुई हैं, स्वतंत्रता संग्राम के समय जो उनकी कार्यशैली रही, उनकी भूमिकाएं रही और जिसकी आलोचना होती रही है, इसे कैसे देखती हैं आप? इसे क्या स्वीकारोक्ति मिलेगी एक बड़े सामाजिक वर्ग में जो है? अब इसे आत्मसात किया जा सकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं। जी देखिए, जो सावरकर थे
दामोदर विनायक सावरकर, जी उनका जो नाम जो है गांधी की हत्या में भी आया था, जी मुकदमा जी। भी चला था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में उनको बरी हो गए थे वो, कि उनके पास उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य प्रोसिक्यूशन नहीं जुटा पाया था। जी जी। जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई उसमें उनका हाथ था। तो वीर सावरकर जिनको कहा जाता है वो एक बड़े विवादास्पद व्यक्तित्व हैं इस इतिहास के। आप ये देखिए, ये जो सावरकर महोदय हैं, ये जो ये संघ से इनका जुड़ाव रहा और हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना की। जी तो संघ तो कई मामलों में शायद थोड़ा थोड़ा अपनी डाइल्यूट कर भी लेता है आइडियोलॉजी को, लेकिन जो हिंदू महासभा है वो तो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथ की बातें। हिमायती है वो तो। जी जो वीर सावरकर हैं, उन्होंने अंग्रेजों की जेल में भी गए, लेकिन उन्होंने वहां माफिया भी मांगी। बताते हैं कि 10 से 11 बार करीब वो माफी मांग के वापस जी। आए और उनको कहा आई एम योर सर्वेंट और एक्सेट्रा, जो भी कुछ उन्होंने कहा। तो जो व्यक्ति गांधी की हत्या में जिनका नाम आया, उनका कल जो इस देश हमारा जो भारत सरकार का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, उन्होंने एक जारी किया अपना जो विज्ञापन देते हैं अखबारों में, जी उन्होंने पोस्टर। उसमें सावरकर की फोटो ऊपर, उसके नीचे गांधी की फोटो, मतलब वेरी एक ऑब्जेक्शनेबल वो एक ऐड है बात थी। बिल्कुल। जी हाँ, आपने मतलब गांधी को सावरकर से भी नीचे कर दिया। तो ये चीज बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ और बहुत हो हल्ला मचा इस बात को लेके कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। नंबर एक तो गांधी के साथ सावरकर को, बट इससे ये पता चलता है कि आप सावरकर को आप मेन स्ट्रीम में एक उनकी एक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम लिया, उनको भी वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने संघ का नाम लिया, उनको भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक डेमोग्राफिक हाई पावर डेमोग्राफिक कमीशन बनाने की बात कही है। वो साफ साफ पता चलता है वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। उसमें बात तो ये हो रही है कि घुसपैठिए पहचाने जाएंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि इस देश में घुसपैठिया पर किनको मीनू कहा। मैम, आपने बात कही कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, लेकिन क्या ये साबित हो पाया इन 11 सालों में कि आरएसएस हिंदुओं के जो है भले के लिए या फिर हित के लिए काम कर रही है? 11 साल ही नहीं, मैं पीछे 100 साल पूरे जो हैं 2025 तक, 1925 से लेकर, क्या ये साबित हो पाया है कि हिंदुओं के हितों के लिए आरएसएस डेडिकेटेड है? ये संस्था जो है लगातार हिंदुओं की भलाई के लिए, कल्याण के लिए डटी हुई है और अब तक उन्होंने बहुत ही जो है बड़े बड़े जो है माइलस्टोन जो है अचीव कर लिए हैं। कोई फ्रेम दिखता है आपको क्या कि हिंदू देखिए सबसे एक जी अनुयायियों के लिए? जी जी देखिए, सबसे पहला फ्रेम तो यही दिखता है कि ये जो भारत की सरकार बनी हुई है, भाजपा की सरकार, केंद्र में भी है और 11 राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है। तो केंद्र में जो सरकार बनी हुई है उसमें एक भी सांसद या एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं। जी जी। और वो कहते हैं कि हमें जीतने के लिए मुसलमानों की जरूरत भी नहीं है, मुसलमानों के वोटों की जरूरत भी नहीं। जिस तरीके से मुसलमानों के यहाँ पे गौमांस के शक में लिंचिंग होती रहती है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरीके से गुजरात की भाजपा सरकार सम्मानित करती है, जी जी जी। आप देखेंगे अखलाक के हत्यारों, जो अखलाक की लिंचिंग करने वालों को जिस तरीके से माला पहना के इस देश का मंत्री स्वागत करने जाता है, तो उन सब चीजों से पता चलता है। और दिन रात आप देखेंगे कि उसी क्राइम के लिए एक मुस्लिम के ऊपर के घर पे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन हिंदू को कुछ नहीं होता। हिंदू को माफ कर दिया जाता है या अनदेखी कर दी जाती है उस क्राइम की, या हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये मुसलमान के मामले में देखा ही नहीं जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो कि बिल्कुल ग्लेयरिंग हैं, दिखाई देती हैं, खुली आंख से दिखाई देती है कि पर एक उदाहरण मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि यही हिंदू वर्ग जब वहाँ पर कुंभ में स्नान करने के लिए जाता है तो उनकी मौत का आंकड़ा भी सरकार जो है सही तरीके से स्पष्ट नहीं करती। और सिर्फ यही नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और हमने ऐसी खबरों में भी चलाया है कि मृतकों की संख्या सही बताने की बजाय उसे छिपाने की कोशिश सरकारों की तरफ से किया गया। गुजरात चले जाइए, मोरबी पुल की घटना जो है वो भी मैं कहूँगी कि कितनी कोशिश की गई सही आंकड़ों को छिपाने के लिए। तो बात जब अपने ऊपर आती है तो यहाँ पर हिंदू क्या मुसलमान क्या, सरकार सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाती है। तो फिर यहाँ पर हिंदू रक्षा और सुरक्षा की बात कहीं बेमानी लगती है। एक छोटी सी टिप्पणी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन वहां क्या होता है, वहां प्रशासनिक अक्षमता होती है उसको छिपाने के लिए, कि आप इतने प्रशासनिक रूप से इतने अक्षम हैं
कि आपने इतने लोगों को बुला तो लिया लेकिन उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और मैं, हाँ, ये बात आपके इसमें एक और एडिशन कर दूं, जी इन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया काशी में। जी जी वहां जी। शायद हमारे दर्शकों में से कई लोग गए भी होंगे, बड़ा शानदार बताते हैं बनाया है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। मालूम है कि वो कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर से गंगा तक का जो रास्ता है विश्वनाथ मंदिर से, उसके रास्ते में हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं बिल्कुल, उस रास्ते को बनाने के वो लिए। तस्वीरें मैंने भी देखी है, वो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो किस तरीके से किस अवस्था में पाई गई। जी, जी। लेकिन मजे की बात यह है कि हिंदू चुप बैठे, चू नहीं करते, इसीलिए अंधभक्त कहलाते हैं। हम्म। मुझे लगता है कि वो फॉलोअर्स अगर आप हैं तो सही है, अगर आप फॉलोअर नहीं हैं और हिंदू वर्ग से ही आते हैं तो फिर आप सच्चे हिंदू नहीं है। इस तरह की भी भाषा और शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मीनू मैम, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रूथ के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और अब दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप हमें अपना फीडबैक ईमेल के रूप में पहुँचाते रहे। हमें लिखें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।